हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट को। आज का वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जो कि जीएनएम थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। ओके, तो आज हम लेकर आए हैं शॉर्ट नोट्स। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी शॉर्ट नोट्स ही चल रहा है और कल किसी लाइट की वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाया था। बाकी कुछ ऐसा कंडीशन नहीं हो, बाकी आपका वीडियो डेली के डेली आता है। आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग को जो भी टर्म ना समझ में आए उसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाइए। जो चीज़ें प्रैक्टिस में बार बार आता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो वह सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जो है आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो अब आपको फर्स्ट ईयर वाला जो भी चीज़ है वो हलवा लगता होगा, आसान लगता होगा। ऐसा क्यों? सेकेंड ईयर वाला आसान लगता होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ाई किए थे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के समय रिवीजन किए थे, फिर एग्ज़ाम के समय उसको क्वेश्चन बैंक को पढ़े थे। तो ऐसे में आपके प्रोसेस में उसको आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको वह हलवा लगता है। दूसरी बात, आप फिर आगे के क्लास में चल जाते हैं तो आपको पीछे वाला भी मिल ही जाता है कोई टर्म, तो उससे भी प्रैक्टिस उसको भी समझ लेते हैं, जिससे पीछे वाला लगता है कि वो पिछले वाला ये चीज़ें था, तो आपको क्लियर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप उसी भी ईयर में इसको हलवा कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। तो चलिए देखते हैं, दो प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जिला जन स्वास्थ्य नर्स से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, मतलब DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, यानी जिला जन स्वास्थ्य के बारे में, जिला जन स्वास्थ्य नर्स के बारे में क्या जानते हैं, इसके कार्यों को भी वर्णन करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा कि जिला जन स्वास्थ्य परिचारिका के कोई भी 6 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सीधा कार्य भी पूछ सकता है DPHN का, या फिर इसका जो है 6 कार्य भी पूछ सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। मेरे डियर, आपके सामने में DPNH का परिभाषा है, तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं DPHN होता क्या है। जिला जन स्वास्थ्य नर्स संपूर्ण जिले में नर्सिंग सेवा के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी होती है। सबसे पहले जानिए यह क्या है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स है, डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सुविधा के क्षेत्र में नर्स है। तो जिला में जितने भी स्वास्थ्य के अंतर्गत नर्सिंग कार्य होता है, वह सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिला जन स्वास्थ्य नर्स कहते हैं। मानिए एक जिला है, एक जिला में बहुत सभी क्षेत्र में, सभी ब्लॉक में, सभी गांव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होता है। तो उन क्षेत्रों में, सब जिला के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में, संपूर्ण जिले में जो है नर्सिंग सेवा को सुचारू, मतलब जो भी नर्स के द्वारा किया गया कार्य होता है या स्वास्थ्य प्रोवाइड कराने के लिए जो भी सेवा दिया जाता है, तो इस सब को सुचारू रूप से, मतलब बेहतर रूप से संचालन के लिए जो नर्सिंग क्षेत्र के लिए जो उत्तरदायी है वह DPHN है, जिला जन स्वास्थ्य नर्स है। ठीक है, वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवा के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रशासकीय, प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी कार्यों का निर्वहन करती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है तो वह पूरे जिले भर में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, नर्सिंग सेवाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासकीय कार्य भी, मैनेजरियल मतलब प्रबंधकीय कार्य भी, और सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजरी कार्यों का भी निर्वहन करती है। मतलब जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासक के रूप में, प्रबंधकीय रूप में, सुपरवाइजरी रूप में, इन सभी रूपों में कार्यों का निर्वहन करती है। तो यही हमारा जिला जन स्वास्थ्य नर्स हो गया। सीधी तौर पे जानिए कि जिला जन स्वास्थ्य नर्स मतलब जिला में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग कार्य होते हैं, नर्सिंग कार्यों का जो भी चीज़ें होता है, सुविधा सेवा दिया जाता है, वह सब के सब उसके संचालन का, नियंत्रण का उत्तरदायित्व किसके पक्ष में होता है, तो यही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के पास होता है। साथ में इसका और सारे काम है, जैसे बेहतर स्वास्थ्य नर्सिंग के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य, सुपरवाइजरी कार्य और अन्य कार्य भी इसके अंदर निहित है। तो चीज़ों को समझ गए। चलिए
तो एक प्रकार से आप लोग इसके कार्य को भी समझ गए होंगे और ये होता क्या है आप इसको भी समझ गए। जैसे आप लोग समझिए कि डीएम का क्या काम होता है, एक जिला के अंतर्गत डीएम का क्या काम होता है। तो डीएम जिला का मालिक होता है, वह जिले में हर एक कामों को, हर एक चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको उत्तरदायी होता है, वह हर एक काम को जो है करवा सकता है डीएम जो होते हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग सेवा के सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उत्तरदायी होता है वह डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ही होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग को इसका कार्य बताना है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के क्या कार्य है। मेरे डियर, कार्य में आप चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़े, थर्ड ईयर में भी पढ़े हैं कि एक नर्स के लिए क्या क्या कार्य हो सकता है। तो एक नर्स का कार्य होता है शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, तो शिक्षक के रूप में भी कार्य करती है, प्रबंधकीय रूप में भी कार्य करती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपके प्रशासक के रूप में भी काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में भी, ठीक है ना। वह जो है वकील के रूप में भी काम करती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पॉइंट दे दे कर भी आप लिख सकते हैं जो आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। बट अभी हम थोड़ा अलग तरीके से इसको हम डील करते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट कौन कौन से कार्य जो है इसका हो सकता है। 14-15 पॉइंट मैं आपको इसके कार्यों को बताऊंगा। इसमें से आपको जितना याद हो जाए पॉइंट लिखिएगा तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे तो आपके पास पेज फुल करने के लिए मैटर भी लिखना पड़ेगा। तो 14-15 पॉइंट इसमें का आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिला जन स्वास्थ्य नर्स द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य जो है मुख्य निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है वह जिले भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जन स्वास्थ्य, मतलब जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो होती है वह जिले भर में, मतलब जो जिले में उसका काम है उस संपूर्ण जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए इसको जो है सुनिश्चित करती है कि इस जिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सबको मिले, इसको सुनिश्चित करती है, ठीक है। दूसरा है वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों को सुपरविजन एवं मूल्यांकन करती है। अब जो डीपीएचएन के अंतर्गत जो होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो होती है, डीपीएचएन जो होती है, यह जिले भर में जितने भी चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, चाहे सब सेंटर हो, सब पर नर्सेज होता है या हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी होता है, कार्यकर्ता होता है। तो इन सभी के कामों को सुपरविजन भी करना और इनके कार्यों को मूल्यांकन भी करना किसके हाथ में होता है, तो डीपीएचएन के अंतर्गत होता है। तो डीपीएचएन क्या है, एक नर्स का क्षेत्र है जिला में। तो यह अपने नर्सिंग क्षेत्र में जितने भी कार्य हो रहा है जिला में, जो भी नर्स काम कर रही है, जो भी स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रही है, एएनएम हो गया, आशा हो गया, ठीक है ना, इन सभी के कार्यों को सुपरविजन करना, निरीक्षण करना और साथ में मूल्यांकन करना इसका जिम्मेदारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। तीसरा है पॉइंट देखिएगा, वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान करती है। अब जो डीपीएचएन के अंतर्गत अगर कोई नर्स काम कर रही होगी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के अंतर्गत, तो वह अपने ज़िले में सभी नर्सिंग जो भी कर्मी है, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसका, तथा जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जैसे एएनएम हो गया, आशा हो गई, ठीक है ना, आंगनबाड़ी हो गई, ये सब के मार्गदर्शन करती है और दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। कौन? डीपीएचएन। तो डीपीएचएन का काम है कि अपने ज़िले में सभी नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना और दिशा निर्देश प्रदान करना, ठीक है। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा, वह जिला स्तर पर होने वाली नर्सिंग संबंधित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं, पदोन्नति आदि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता करती है। अब समझिए कि जैसे जिला में कभी कभी देखते होइएगा कि संविदा पर फलाना जिला में एएनएम का बहाली है, आशा का बहाली है, या फिर एएनएम का संविदा पर बहाली हो रहा है, ठीक है, या कोई स्टाफ नर्स का प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहाली हो रहा है। तो यह जो है, जो बहाली करने वाले मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनको अधिक पदोन्नति करने में, साथ में भर्ती प्रक्रिया में यह मदद करती है, सहायता करती है। तो समझ सकते हैं यह एक पावरफुल, डीपीएचएन एक पावरफुल जो है काम के रूप में करती है। मतलब जो जिला जन स्वास्थ्य नर्स होती है वह एक पावरफुल होती है। जब यह वैकेंसी में, यह जो है भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल होती है, अधिकारियों को मदद करती है, तो कहीं ना कहीं यह एक पावरफुल होगी, तभी तो इसको शामिल किया जाता है ना।
वह जिले में नर्सिंग सेवाओं एवं नर्सिंग शिक्षा को स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास रहती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि सभी जिला में नर्सिंग का काम हो रहा है, तो नर्सिंग का शिक्षा भी होता है, नर्सिंग को शिक्षा भी दिया जाता है, हाल एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो ऐसे में उस नर्सिंग सेवा को कैसे बेहतर बनाना है, नर्सिंग शिक्षा को स्तर को कैसे मेंटेन कर, नर्सिंग शिक्षा हो या नर्सिंग का सेवा हो, ठीक है, नर्सिंग का काम हो या नर्सिंग का शिक्षा हो, दोनों को स्तर को कैसे बेहतर बना के रखना है, इसके लिए कौन प्रयासरत रहती है, तो ये आपके DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है। नेक्स्ट है वह नर्सिंग संबंधित नीतियों को जिलों में लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। DPHN होती है, DPHN, यह DPHN आपके क्या होता है कि यह आपके ज़िले में जो भी ज़िला में DPHN के अंतर्गत जो भी काम होती है वह नर्सिंग से संबंधित कानून यानी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब इसके अंदर यह पावर है कि वह नीति लागू कर सकता है, नर्सिंग संबंधित नीति, ठीक है। सीधा समझिए कि DPHN एक संस्था के तरह काम करता है जिसके अंतर्गत यह नर्सिंग से संबंधित हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ों को कर सकता है अपने ज़िले के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, वह विभागीय अधिकारियों की नर्सिंग सेवा संबंधी बजट तैयार करने तथा आवंटित बजट को निर्धारित समय सीमा में एवं बजट शीर्षकों के तहत खर्च करने में सहायता करती है। अब ये जो DPHN होती है तो नर्सिंग सेवा में बजट कैसे क्या क्या चीज़ का तैयार करना है, कैसे बजट को जो है आवंटन करना है, कैसे बजट को जो है खर्च करना है, इनमें यह सहायता करती है कौन, DPHN, ओके। चलिए 8वां देखिएगा, वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा लाभकारी स्वास्थ्य योजनाओं का जिले में प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करती है। अब कोई भी कार्यक्रम चलता है देश स्तर पर तो पहले देश पर शुरू होता है, केंद्र से आता है, ठीक है, केंद्र से आता है स्टेट लेवल पर, स्टेट जो है सभी ज़िलों में उसको क्या करता है, वितरित कर देता है। तो इससे होता है कि सभी ज़िले में एक साथ वह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो जो ज़िले में जो इस कार्यक्रमों को चलाने के लिए और अच्छे से प्रभावी तरीके से चलाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वह मदद कौन करता है, DPHN किसी भी कार्यक्रमों को अच्छे से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यह जिले भर में कार्यरत विभिन्न नर्सिंग शिक्षण संस्थान जैसे GNM प्रशिक्षण केंद्र, ANM प्रशिक्षण केंद्र, जिला प्रशिक्षण केंद्र को सुचारू रूप से संचालन हेतु इनका समय समय पर निरीक्षण करती है तथा इनके प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देती है। अब देखिए यह कितना ज़्यादा इसके जो है पावरफुल होता है कि यह क्या करता है कि जिला में जो भी जिला में DPHN का शाखा है वह ज़िले में GNM के ट्रेनिंग सेंटर, ANM के ट्रेनिंग सेंटर और साथ में जिला में जो भी प्रशिक्षण केंद्र है नर्सिंग का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, उसको समय समय पर इंस्पेक्शन करती है, मतलब निरीक्षण करती है और उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रभारी है कॉलेज का, उसको दिशा निर्देश भी देती है कि ये गड़बड़ है, इसको सुधारिए, ये कीजिए। तो समझ सकते हैं यह हर एक चीज़ों में हस्तक्षेप करता है, नर्सिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ों में यह हस्तक्षेप कर सकता है अपने ज़िला में, इतना ज़्यादा इसको पावरफुल है DPHN का, ठीक है। वह स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु तथा उनमें आधुनिक लाने के लिए उद्देश्य से नर्सिंग संबंधी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देती है। अब जो DPHN के अंतर्गत होता यह है कि नए नए तरीक़ों को अपनाने के लिए, आधुनिक मॉडर्न तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए वह रिसर्च के कार्यों को भी बढ़ावा देती है, मतलब अनुसंधान का भी कार्यों को बढ़ावा देती है, ठीक है। वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित करती है। अब जो DPHN होती है वह नर्सिंग क्षेत्र में जो भी उपकरण का आवश्यकता है तो उसको उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी जो है DPHN को ही होता है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी उपकरण और जो भी सामग्री का आवश्यकता है नर्सिंग क्षेत्र में उसको यह उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करता है कौन, DPHN, ओके। 13 नंबर का देखिएगा, वह नर्सिंग सेवाओं की अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ समन्वय भी स्थापित करती है। तो ये जो DPHN है इसका एक और काम है कि यह समन्वय का काम करता है, कोऑर्डिनेट का काम करता है, समन्वय का मतलब है कि नर्सिंग क्षेत्रों को और व्यापक और बेहतर तरीके से अच्छे गुणवत्ता के बनाने के लिए यह अन्य क्षेत्रों के साथ में समन्वय संबंध बनाता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर है, वह जिले में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर अपनी गतिविधियाँ संपादित करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन तोड़ने पर वह उनके विरुद्ध आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। अब जो DPHN होती है, DPHN मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, जिला जन स्वास्थ्य नर्स, ये जो होती है यह अपने कर्मियों जैसे नर्सिंग कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी जैसे ANM हो गया, ठीक है, दाई हो गई, उसके बाद मिडवाइफरी या फिर आप आशा हो गई, ये सबको जो है अनुशासन में रहकर अपने कामों को संपादित करने के लिए प्रेरित करती है। अगर इन सभी कर्मी, नर्सिंग कर्मी या कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपना क्या करता है, अनुशासन तोड़ता है, अनुशासन से निकल के काम करता है, तो उस पर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का भी जिम्मेदारी DPHN के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए लास्ट इसका कार्य है कि वह जिले में बेहतर नर्सिंग सेवाओं को क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दल भावना, टीम स्पिरिट के साथ जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये जो DPHN होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, इसका ये काम ये भी है कि जितने भी नर्सिंग क्षेत्र है, नर्सिंग सेवा देने के लिए जो भी कार्यकर्ता, जो भी कर्मी काम कर रहा है, तो उसको एक दल में एक टीम स्पिरिट की भावना हो, मतलब एक दल में मिलकर सब मिल के भावना से काम करे, इसके लिए वह प्रेरित करती है। ठीक है, मिल के काम करेगा तो बेहतर काम होगा, जल्दी होगा। अगर अलग थलग काम करेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, एक ही काम को रिपीटेशन हो सकता है। तो इसके लिए टीम स्पिरिट मतलब दल बल की भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। और यही आपके 15 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये 15 पॉइंट को आप 2 से 4 बार पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं सीरियली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पॉइंट आपको ऐसे ही सीरियली जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है। आप चाहें तो जो 1 नंबर में मैटर दिया गया है उसको 10 में भी लिख सकते हैं। जो मान गए 3 नंबर में मैटर दिया गया है उसको 7 नंबर में भी लिख दीजिए। जो मान गए 2 नंबर में जो दिया गया है मैटर, उसको आप चाहे तो 9 नंबर में भी लिख दे। लेकिन लिखना है, याद करना है। काम है तो काम, कोई भी काम इधर उधर होता है, उससे क्या दिक्कत है। आपको ये 15 पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, ऐसा नहीं है कि सीरियली ही लिखना है। मैं आपको 15 पॉइंट बता दिया, आपको पढ़िए। अब देखिए, अब चाहिएगा तो ये 15 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसी 15 पॉइंट को पढ़कर समझकर आप 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा समझे हैं। 2 लाइन भी अगर मैं समझा देता ना तो आप इसको चाहते तो 20 लाइन लिख लेते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। कुछ लोग होंगे तो ये पॉइंट में लिखेंगे, कुछ लोग होंगे तो मैं उनको पहले ही बता दिया कि यह प्रशासक के रूप में काम करती है, यह प्रबंधक के रूप में काम करती है, यह सुपरवाइजरी के रूप में काम करती है, यह शिक्षक के रूप में काम करेगी। ठीक है ना, यह जो है समन्वय के रूप में काम करेगी, यह जो है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मतलब संपर्ककर्ता के रूप में काम करेगी। तो इस तरीक़ा से पॉइंट दे दे के उसके अंदर मैटर को लिखते जाएंगे, जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया समापत क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं। जो भी मेरे डियर है, आराम से आप लोग इसके इंग्लिश को डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको समझना होगा, चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आप आराम से इंग्लिश में डील कर सकते हैं। अगर रटे रटाए हैं तो फिर दिक्कत होगा। अब चलिए हम एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार है। क्वेश्चन है कि सुपरविजन क्या होता है। मेरे डियर, सुपरविजन क्या होता है देख लीजिए। सुपरविजन नर्स द्वारा अधीनस्थ नर्सिंग कर्मी, पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक, सुपरवाइजर, दाई आदि के कार्यों का निरीक्षण करना ही सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, सुपरविजन एक प्रकार का शिक्षण है जिसमें अपने अधीनस्थ को सलाह देना, मदद करना, प्रेरित करना, नेतृत्व करना शामिल है। मेरे डियर, सुपरविजन का मतलब होता है कि सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि निरीक्षण करना। तो सुपरविजन जो होता है, सुपरविजन का मतलब होता है कि इसमें जो नर्स होती है वह सुपरवाइजर के रूप में होती है। ठीक है, वह निरीक्षक के रूप में होती है। और निरीक्षक वही होता है जो कामों को देख रेख करता हो, जो जिसके अंदर टीम बिल्ड करने की, टीम बनाने की क्षमता हो, जो अपने स्वास्थ्य, अपने टीम में सदस्यों से कैसे काम ले, इसका गुण हो। यही सब एक जो है क्या होता है, सुपरवाइजर के अंदर क्वालिटी होता है। ठीक है, तो यही जो सुपरवाइजर नर्स होती है, और नर्स के अंदर जो भी कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहा है, चाहे वह पुरुष हो या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, या स्वास्थ्य सहायक हो, या सुपरवाइजर्स हो, या दाई हो, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण करना ही सुपरविजन कहलाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए,
सुपरविजन एक शिक्षण, एक एजुकेशन है, ठीक है। सुपरविजन एक प्रकार का क्या है, शिक्षण है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमने अपने अंदर जो हमारे अंदर अधीनस्थ है, मतलब हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं सदस्य हैं, उसको क्या सलाह देना है, कैसे सलाह दे, मदद कैसे करे, उसको काम करने के लिए प्रेरित कैसे करे, उसको नेतृत्व करना, इन सभी को जो है इस शिक्षण में बताया जाता है। और ये जो है पढ़ने से व्यक्ति के अंदर सुपरविजन, निरीक्षण करने का क्वालिटी आता है। तो सुपरविजन नॉर्मली तौर पे एक सुपरवाइजर के द्वारा किए गए निरीक्षण होता है, जिसमें वह अपने अंदर अधीनस्थ कर्मी, जैसे नर्सिंग कर्मी में पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक, सुपरवाइजर, दाई, कार्यकर्ता, ठीक है ना, इन सभी को कार्यों का निरीक्षण करना ही जो है सुपरविजन कहलाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, ठीक है। सुपरविजन एक प्रकार का क्या है, शिक्षण है, एजुकेशन है, जिसमें अपने अंदर अधीनस्थ जो भी कर्मी है उसको कैसे मदद देना है, कैसे सलाह देना है, कैसे प्रेरित करके काम लेना है, नेतृत्व उसका कैसे करना है, इस शिक्षण में ये चीज़ें बताया जाता है। किसको? सुपरवाइजर को, जो सुपरविजन के लिए एजुकेशन ले रहा है। तो यही जो है सुपरविजन के बारे में आपको मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि सुपरविजन तो बता दिए, अब सुपरविजन के प्रिंसिपल बताइए कि आखिर जो सुपरविजन है वो क्या क्या चीज़ों को सुपरविजन करने वाला व्यक्ति जो सुपरवाइजर होगा वह किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, यानी क्या क्या प्रिंसिपल है, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह सुपरविजन करेगा, ठीक है। चलिए इसका सिद्धांत बताते हैं। सुपरविजन का प्रिंसिपल जो है निम्नलिखित डिफरेंट प्रिंसिपल हो सकते हैं, चलिए बताते हैं। सुपरविजन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होनी चाहिए। जो भी सुपरविजन हो वह पहले जो निर्धारित हो उसके अनुसार हो। जैसे हमारे टीम में 10 मेंबर काम कर रहा है, ठीक है, हम 10 मेंबर के सुपरविजन करेंगे, कामों का हम उसका सुपरवाइज़र हैं तो हम उसको सुपरविजन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि वो कैसा काम किया है, क्या काम किया है, गलत किया होगा तो उसको सलाह देंगे, अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो उसको मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे काम करने के लिए, बेहतर ढंग से कैसे करना है, कैसे काम लेना है। इस तरीके के हर एक गुण जो है हमारे अंदर है, तभी तो हम सुपरवाइज़र हैं, और उसके कामों को हम निरीक्षण करेंगे तो ही सुपरविजन होगा। तो इसके लिए जो भी सुपरविजन करने वाले होते हैं उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी सुपरविजन कर रहे हैं यह पूर्व में निर्धारित योजना के अनुसार ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई नई योजना बना है उस पर भी हम सुपरविजन करने लगे, तो ऐसे में नई काम तो अभी शुरू ही हुआ रहेगा और उस पर आप सुपरविजन करने लगेंगे तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सुपरविजन पूर्व के निर्धारित योजनाओं के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व के जो योजना होगा उसको काम कंप्लीट हो गया होगा तभी तो उसका निरीक्षण होता है ना। जैसे देखते होइएगा कि रोड बन जाता है तो उसका बिल पास होने के लिए जो है सुपरवाइज़र या जो भी टीम मेंबर के मेन अधिकारी होते हैं वो सुपरविजन में आते हैं। जब वो देख लेते हैं कि हाँ क्लियर है, बन चुका है, सब चीज़ फिनिश है, तब जाके उसको ओके करते हैं। जब देखते हैं कि कोई गड़बड़ी है, इसमें सही से नहीं बनाया है, तो उसको लटका देते हैं, ओके नहीं करते हैं, और फिर से उस जो होता है उसमें ठेकेदार उसको फिर से बनवाना पड़ता है रोड को, तब जाके क्लियर होता है। तो इसी प्रकार से वह काम को क्लियर होने के बाद, काम क्लियर कैसे होगा, तो जब पूर्व की योजना होगा उसी को ना काम क्लियर किया जाएगा। नई योजनाओं को तो अभी शुरू ही होगा, तो पूर्व की योजनाओं पर आधारित अनुसार होना चाहिए सुपरविजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुपरविजन अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। सुपरविजन के अंतर्गत जैसे हम एक सुपरवाइजर है तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं, अधीनस्थ के मतलब होता है कि हमारे अधीन कौन कौन से कर्मचारी काम कर रहा है, तो ही अधीनस्थ हो जाएगा। तो सुपरविजन में जो भी अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित कौन करता है? यह जो है सुपरविजन करने वाला प्रेरित करता है। इसका सिद्धांत होना चाहिए कि वह कैसे अपने अंदर के कर्मचारियों से काम लेते हैं, कैसे प्रेरित करके, ठीक है। सुपरविजन वार्ड के कर्मचारियों की क्षमता को उत्साहित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। सुपरविजन जो है ऐसा होना चाहिए, निरीक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो भी वार्ड में, जैसे हॉस्पिटल में अगर जो भी हॉस्पिटल का मेन आदमी होगा, मेन ऑफिसर होगा, प्रभारी होगा, वो क्या करेगा? वह निरीक्षण करने में निकलेगा। तो निरीक्षण में निकलेगा, अगर उसको कोई गड़बड़ी लगेगा तो वह क्या करेगा कि वह उत्साहित करेगा, वह उस वार्ड में जहाँ गड़बड़ी लगेगा वहाँ के कर्मियों को उत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कि ये काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, बहुत बहादुर हो, अच्छे से किए हो, थोड़ा और मेहनत करो, तो उसके अंदर उत्साह आएगा और वह और बेहतर तरीके से करेगा। तो सुपरविजन जो है वार्ड में कर्मचारियों को उत्साहित करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुखी करने वाला होना चाहिए, 10 गो बात सुना दे जिससे वह और मायूस हो जाए, अच्छा करने की जगह पर और गलत ही करने लगे। तो ऐसा ध्यान में रखना चाहिए, ओके।
सुपरविज़न जो होना चाहिए वह लोकतंत्रीय रूप से स्वीकार होना चाहिए। अब जो सुपरविज़न होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मारपीट से लोगों से काम लिया जाए, अपने कर्मचारियों को मारपीट कर गाली देकर उससे काम ले, ठीक है ना। यह लोकतंत्र के खिलाफ में हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी कर्मचारी से शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वह एक शोषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह लोकतंत्र रूप से स्वीकार होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सुपरविज़न नर्स को अपने उद्देश्य स्थापित करने में मदद करता है। अब सुपरविज़न के माध्यम से जो भी नर्स भी सुपरविज़न कर सकती है अपने वार्ड में। तो जो नर्स होती है उसे सुपरविज़न करने समय होता यह है कि उसे ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किन उद्देश्यों के साथ में हम ये सुपरविज़न कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे होता है कि उद्देश्य स्थापित करने में मदद मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा सुपरविज़न कार्यरत व्यक्ति की निजता का सम्मान करता है। अब अच्छे तरीके से जो भी व्यक्ति सुपरविज़न करता हो, एक नर्स मानिए वह सुपरविज़न में लगी हुई है, निरीक्षण कर रही है, तो वह व्यक्ति के प्राइवेसी को, निजता को क्या करता है, सम्मान करता है, उसका लीक कर नहीं करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखता है। नेक्स्ट है 7वां, देखिएगा कि अच्छा सुपरविज़न वार्ड में नर्सिंग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब मान गए कि एक नर्स है, सीनियर नर्स है, वह सुपरविज़न का काम कर रही है, निरीक्षण कर रही है, तो अगर वह अच्छे से सुपरविज़न करेगी तो उस वार्ड में जो भी नर्सिंग स्टूडेंट सीखने आई है उसको वह प्रेरित कर सकती है, प्रेरित करके मोटिवेट करेगी कि तुम और बेहतर तरीके से सीखो, ये सीखने का चीज़ है, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करे, डीमोटिवेट नहीं करे कि हाँ तुमसे ये नहीं होगा, अभी मत सीखो, ये है वो है, तुमसे गलती हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सुपरविज़न एक अच्छे तरीके से होगा तो वार्ड में जो भी नर्सिंग विद्यार्थी आएगा सीखने के लिए उसे प्रेरित मिलेगा, उसे प्रेरित करता है जो अच्छे सुपरविज़न होंगे, ठीक है। एंड लास्ट है, सुपरवाइजर नर्स एक लीडर के रूप में कार्य करती है। वह वार्ड में कार्यरत नर्स व अन्य कर्मचारियों को सुपरविज़न द्वारा उचित सलाह प्रदान करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए मान गए एक नर्स है, उसके मानिए एक वार्ड में 10 नर्स काम कर रही है, ठीक है। अब 10 नर्स काम कर रही है तो उसमें एक सीनियर नर्स है जिसको सुपरवाइज़र बना दिया गया। तो वो नर्स जो सुपरवाइज़र है वह अपने 9 नर्स को क्या करेगी, कामों को उसके किए कराए कामों को, उसके अपने कर्मचारियों को क्या करेगी कि सहायता करेगी, उसके कामों को निरीक्षण करेगी, मतलब वह सुपरविज़न करेगी। वह सुपरवाइज़र है लेकिन जो सुपरवाइज़र कामों को देख रेख करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है, उसको सुपरविज़न कहते हैं, ठीक है। तो वह जो सुपरवाइज़र नर्स होगी वह एक लीडर के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में कार्य करती है और वार्ड में जो भी कार्यरत नर्स और अन्य कर्मचारी है उसको सुपरविज़न द्वारा, मतलब निरीक्षण के द्वारा उचित सलाह प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे एक नर्स सीनियर नर्स है और जूनियर उससे सब जूनियर है, उसके वार्ड बॉय हो गया या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हो गया जो उसी वार्ड में काम भी कर रहा है, तो हो सकता है वो सबसे गलत हो जाए। तो एज ए सीनियर, एज ए टीम लीडर, एज ए सुपरवाइज़र हम निरीक्षण कर रहे हैं, सुपरविज़न कर रहे हैं, तो हमको जो हमारे से जूनियर है, जो काम कर रहा है स्टाफ सब, उसको क्या करेंगे कि उसको हम सलाह देंगे कि ऐसे ना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये काम इस तरीके से नहीं इस तरीके से होगा, ये चीज़ें गलत है, इसको सुधारिए। यही सब चीज़ें एक मेन उद्देश्य होता है एक लीडर के लिए। लीडर का काम होता है नेतृत्व करना। अब ऐसा नहीं है कि आप एटीट्यूड में रहे, आप कहिए कि गलत कर रहा है, करने दो, मैं क्यों उसको सिखाऊं, मैं क्यों ऐसे करूं, तो फिर आपके अंदर सुपरवाइज़र का यानी सुपरविज़न का क्वालिटी है ही नहीं, फिर आप वो पद के लायक है ही नहीं जिससे आपको दिया जाए। तो ये सारे चीज़ जो है सुपरविज़न के अंतर्गत होता है। अब मानिए हम एक नर्स है, हम एक सुपरवाइज़र है, अपने हॉस्पिटल में हम एक सुपरवाइज़र है, नर्स के सुपरवाइज़र है, तो हम सभी नर्सों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, उससे काम लेंगे, उसको टीम बिल्ड करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे सलाह देंगे और सारे कर्मचारियों से भी कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे बेहतर तरीके से काम करवाएंगे, कैसे सब पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। तो इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो है सुपरविज़न करना ही निरीक्षण कहलाता है और यह एक नर्स के द्वारा हो सकता है जो नर्स सुपरवाइज़र बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुपरविज़न और सुपरविज़न के सिद्धांत मैंने बता दिया। अब आप अपने माइंड के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, चूँकि आप 3rd ईयर में चले गए हैं, बहुत लोग काम भी कर रहे होंगे हॉस्पिटल में, तो अनुभव के आधार पर भी आप 3rd ईयर में आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा गाइड होना चाहिए, जो गाइड मैं आपको कंप्लीट दे ही रहा हूं। आप इस अपने गाइड को, अपने नॉलेज को विस्तृत कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे 8 पॉइंट बताया, तो इस 8 पॉइंट के जगह पर आप इसको 20 पॉइंट लिख सकते हैं। 20 पॉइंट, जी हाँ डियर, आप इतना समझ गए हैं कि सुपरविज़न क्या होता है, सुपरविज़न कौन कर सकता है, सुपरवाइज़र कौन होता है, सुपरवाइज़र जो काम करता है उसी को सुपरविज़न कहते हैं। तो ये जो चीज़ अगर आप
समझ गए ना। तो एक सुपरविज़न किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करेगा एक सुपरवाइज़र, उसी को सिद्धांत को तो लिखना है। और जो सुपरवाइज़र काम करेगा, जो जांचेगा, निरीक्षण करेगा, वही तो सुपरविज़न होगा। तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको 8 पॉइंट बताया, आप इसको 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट आपके ऊपर बनता है लिखने का। क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे डियर कॉपी भी फुल करना एक चैलेंजिंग होता है। तो जब तक इस 8 पॉइंट को 15 पॉइंट 20 पॉइंट में आप नहीं खुद से कन्वर्ट करेंगे तो आपका नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा, सोच भी आगे नहीं बढ़ेगा और आपको बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि पढ़ाया चीज़ें कितना दिन आप रटिएगा, सामने आप 3rd ईयर पास कीजिएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा, फेस कीजिएगा तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रिलेटेड आएगा जो आप खुद सोच के भी बना सकते हैं। तो जब तक नहीं सोचिएगा, अब 3rd ईयर में आ गए हैं तो दिक्कत होगा। ओके, बाकी हमसे जो हो रहा है मैं आपको PDF सहित सब चीज़ दे ही रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।